Hello. Uh, I don't know whether I'm live or not. Hi, people. Can you see me? Can you hear me? So we are. I think this time we are experiencing some technological problems. So I don't know. I'm just asking my team. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। तो ये एक नया फर्स्ट टाइम हम हमारे चैनल मेंबर्स और स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव सेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा इनिशियली हिकअप्स हो गए बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू सी दैट कि क्या क्या वो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे। सो नाउ आई कैन क्लियरली आई गॉट द मैसेज फ्रॉम द टीम दैट वी आर लाइव। तो ये जो सेशन है हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। तो हमने पहले क्वेश्चंस भी लिए हैं। सो हमारे जो स्टॉक सब्सक्राइबर्स है, हमारे चैनल मेंबर्स है, इन सबका इनके सबके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं। सो हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो पहले जो क्वेश्चंस आए वो हम लेंगे आपके, एंड देन जो चैनल मेंबर्स के भी है उनको भी एक एक आंसर देना शुरू करेंगे दोस्तों। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, so Mr. Krunali has asked me so can you explain whether existing shareholders of Reliance Industries Limited will get shares of Reliance Retail or Geo if the company issues IPO for these two companies, and if yes, how this works? तो यहाँ पे अगर रिलायंस रिटेल या फिर रिलायंस जियो का अगर आईपीओ आता है तो एज अ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स आपको कोई डायरेक्टली शेयर्स वहां पे मिलने नहीं वाले हैं। हाँ, वहां पे आपको एक चीज हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट्स आईपीओ के टाइम पे दिए जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है फॉर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो कंपनीज लिस्ट हुई थी, जब लिस्टिंग के लिए गई थी, तो ऐसा नहीं था कि एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ऑटोमेटिकली वहां पे शेयर्स मिल गए। सो इट वाज नॉट लाइक दैट। तो ये हमने समझना चाहिए कि ये कंप्लीटली अलग कंपनीज होंगी, ये सब्सिडरीज है जो लिस्ट होगी। सो हाँ, कुछ डिस्काउंट्स मुकेश भाई को अगर लगेगा तो मुकेश भाई वहां पे डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं हमें, बट ऐसे डायरेक्टली एज अ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स हमें नहीं लगता कि आपको कोई शेयर्स मिलने वाले हैं वहां पे। वो नया प्रोसेस होगा, कंप्लीटली नया प्रोसेस, उसके हिसाब से इट्स लाइक अ न्यू आईपीओ वैसे होगा। वी डू नॉट नो वेदर जियो का जो स्टॉक है या कंपनी है वो इंडिया में लिस्ट होगी या फिर ऐसे बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आए हैं, या फिर फॉरेन जो बड़ी दो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आए जैसे कि फेसबुक एंड गूगल। हो सकता है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, ये कंपनी फॉरेन में या फिर यूएस में भी लिस्ट हो सकती है। सो विल हैव टू वेट टिल द टाइम एक्चुअली दिस थिंग हैपन्स। Now, next question is from Sudarshan again on Geo thing only. How can I invest into Geo? So अभी तक तो रिलायंस रिटेल के एटलीस्ट अनलिस्टेड स्पेस में शेयर्स अवेलेबल थे, बट रिलायंस जियो के एक सिंगल शेयर अनलिस्टेड स्पेस में भी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो ऐसा कहीं पे कोई ब्रोकर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो अभी तो ऐसा होता हुआ मतलब कोई स्टॉक आप अभी तो बाय नहीं कर सकते। जब आईपीओ आ जाएगा, आई थिंक एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू बाय। अभी तो कोई अपने पास स्कोप नहीं है उसका बाय करने का। जब आईपीओ आएगा तभी हम बाय करेंगे। Mr. Nitin Krishnan is asking, he is our model portfolio subscriber. So as the market is increasing every day, should we book profits from mutual funds? So Mr. Nitin, I think the answer to this query would be कि आपके पास कोई एक प्रॉपर अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो उसके पीछे के कुछ एक प्रोसेस होगा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, एंड देयर विल बी सम फाइनेंशियल गोल्स अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 3 years टाइम यू आर गोइंग टू रिक्वायर दिस मनी, देन आई थिंक मार्केट हैज गिवन यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। क्योंकि हमने 7,500 का निफ्टी का लेवल देखा था, वहां से आज हम 10,900 के लेवल पे है। सो ऑलमोस्ट 3,400 पॉइंट मार्केट बढ़ चुका है। सो द रैली इज मोर देन 42, 43, 44% तक की रैली हुई है फ्रॉम द बॉटम। तो डेफिनेटली इफ आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे जब मार्केट्स नीचे गए थे, एंड नाउ यू हैव गॉट अ गुड रिटर्न फ्रॉम 7,500।
आई अंडरस्टैंड जो लोग लास्ट 3-4 सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पे रिटर्न्स नहीं दिख रहे, बट एटलीस्ट आपको एक नीचे के लेवल से एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लेवल यहाँ पे एग्जिट के लिए मिल सकता है इफ यू फील कि मेरे 1-2-3 सालों में मेरे गोल्स रियलाइज करने हैं मुझे, सो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी. नाउ अगर ये फाइनेंशियल गोल का एंगल नहीं है आपका, then you should follow some kind of asset allocation model, जहां पे you should decide कि मेरा इक्विटी में इतना होना चाहिए, डेट में इतना होना चाहिए, लिक्विड में इतना पैसा होना चाहिए, and then on a quarterly basis you should keep on revisiting or rebalancing your asset allocations. So for that particular thing, अगर मार्च मंथ में आपने वो प्रॉपरली एलोकेशन किया होगा तो डेफिनेटली जून में उसका थोड़ा सा एलोकेशन चेंज हो सकता है आपका, बिकॉज द एसेट एलोकेशन मॉडल इज टेलिंग यू दैट एज यू आर आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर, तो आपके हमने वहां पे अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए फॉर एग्रेसिव और मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड देन यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि कहाँ पे एलोकेशन चेंज करने चाहिए. सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर योर क्वेरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Noor is asking, so what is the outlook for next 2 to 8 months of stock market? Overall situation like India, China and banking NPAs and recent several company results perspective. So the outlook for next 2 to 8 months, I think the market should be very volatile because we are going to see some bad numbers coming. First quarter के numbers तो अभी declare होना शुरू हो गए. यू मस्ट बी सेइंग दैट कि यार जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो नंबर्स अच्छा है, ऐसा तो कोई गलत नंबर आ नहीं रहा है किसी का. तो जो कंपनीज के नंबर्स खराब है उनके लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला हुआ है. इनके जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए उनको ऑलरेडी 1-2 महीना एक्स्ट्रा दे दिया है, और अभी तो बातें भी ये चल रही है कि शायद सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का मर्ज करके नंबर्स देने चाहिए. तो जो कंपनीज के रिजल्ट्स खराब होने वाले हैं उन्होंने अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, एंड दैट्स वाई I think a lot of volatility will be there. 2 to 8 months is a very tricky period. तो यहाँ पे हम कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, बट जिस तरीके के नंबर्स हमारे सामने आ सकते हैं तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा निगेटिव रिएक्शन दे सकता है. बट यहाँ पे एक बट है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि अभी जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है, अभी जो हमें लग रहा है कि जो वैक्सीन पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जो ऑक्सफर्ड का वैक्सीन है, आई थिंक अगर वो कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ इन बिटवीन आ जाती है तो वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगेन मार्केट एक यूफोरिक रिएक्शन वहां पे देता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज देन द फियर ऑफ डेथ विल बी क्वाइट लिमिटेड, एंड उसकी वजह से एक स्पेंडिंग का एक सर्ज आ सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे बिल्ड हो सकता है. बट वहां पे एक कंडीशन है कि वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ तो. सो दैट इज वन थिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, सो वी डू नॉट नो क्या एग्जैक्टली होने वाला है. सो वोलेटिलिटी शुड बी देयर. अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाती है सारी चीज़ें, जिस तरीके से केसेस बढ़ रही है, तो आई थिंक विल नॉट बी सरप्राइज कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है रिकवरी में. कंसोलिडेशन शुड हैपन, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग, बट मार्केट्स आर नॉट कंसोलिडेटिंग, दे आर गोइंग अहेड एंड अहेड एंड अहेड. सो वी डू नॉट नो. सो दैट इज अ ट्रिकी सिचुएशन. और एक क्वेश्चन है उनका, व्हाट इज द आउटलुक ऑन रिसेंट म्यूचुअल फंड एनएफओज ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन. सो आई थिंक वो तो रेगुलर चलते रहेंगे. आई डाउट कोई इक्विटी रिलेटेड कुछ एनएफओ आया भी होगा. सो वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट एनएफओज, न्यू फंड ऑफर्स. ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे फंड्स अवेलेबल है जिनका एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है. जैसे जैसे फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. सो क्यों एनएफओ में जाना है, और जो टेस्ट नहीं हुआ उसको टेस्ट करना है. सो वी ऑलवेज फील कि इट्स बेटर टू अवॉइड. हाँ, बट वहाँ पे जैसे कि नैस्डैक रिलेटेड या एसएनपी रिलेटेड कुछ अगर नए फंड्स आते हैं और आपको लगता है कि मुझे एक्सटर्नल मार्केट्स में एलोकेशंस लेने हैं, तो वहाँ पे आप कुछ सोच सकते हो. बट इवन फॉरेन मार्केट्स के फंड्स भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी नए फंड्स को जाने की ज़रूरत नहीं है. जब भी नए फंड्स आते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, न्यू फंड्स कम विथ एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो वो चीज़ अगर आपको अवॉइड करनी है तो इट्स बेटर कि एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है, जो फंड्स है, उसके साथ आप स्टिक रह सकते हो. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द व्यूज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर व्हेन गवर्नमेंट इनिशिएटेड एक्सपेंसेस in this sector, and what is the time frame for recovery again. So first of all, we are not at all positive on infrastructure sector, that too when the government is involved. So there will be a lot of slowness in those projects, a lot of bureaucracy will be involved,
I understand in these current situations only government can spend and private players are completely sitting on the backside because they do not want to burn their money in this uncertainty. So इसीलिए हमारा तो ये सजेशन रहेगा, हो सकता है कुछ रैलीज आ सकती है, साइक्लिकल अप टर्न्स वगैरह आ सकते हैं, बट फॉर ट्रेडर्स इट कुड बी गुड, बट फॉर इन्वेस्टर्स आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी आपको नजर नहीं आती है फॉर अर्निंग्स ऑल्सो, एंड अर्निंग्स की ग्रोथ की विजिबिलिटी भी आपको अगर नजर नहीं आती है, तो वी अवॉइड दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स. There are some PSUs which are looking very attractive even in our value model portfolio also we have selected few one, but वहाँ पे हमें cash flow rich लगते हैं and एक respectable as a value portfolio. I think downside is quite protected and upside थोड़ा सा available है, वहाँ पे हमने allocations लिए हुए हैं. So वो आप देख सकते हो अगर आप हमारे model portfolio subscriber है तो. But infrastructure related इसमें we do not want to go because debt to equity ratio एक तो बहुत ज़्यादा होता है, interest coverage ratios में problem होते हैं, और अगर कुछ लैंड एक्विजिशंस वगैरह की वजह से डिलेज हो जाती है सारी चीज़ें, तो आई थिंक द कॉस्ट बर्डन इंक्रीजेस अ लॉट एंड अल्टीमेटली फिर वो कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है वो कंपनी. तो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ कंपनीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो Mr. Sekhar is asking, what is your opinion on Zensar Technologies and Kaplan Point Labs? Are they worth investing? रिगार्डिंग जेंसार टेक्नोलॉजीज, तो मैं थोड़ा सा अभी एक आईटी सेक्टर के स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे इस पे एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बताना चाहूँगा. सी स्मॉल आईटी कंपनीज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. और ये बड़े प्लेयर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, और अभी ऐसे अनसर्टेनिटीज़ में जहाँ पे एक कैश रिच कंपनी का एक अलग अप्रोच हो सकता है, थोड़े और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन भी होता हुआ नज़र आ सकता है. तो आई फील कि इट्स बेटर टू स्टिक विद दी बिग प्लेयर्स, स्पेसिफिकली जिसमें HCL टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी हो जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है, एक डार्क हॉर्स लगता है हमें, या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनी हो. आई थिंक दो रैली हुई है वहाँ पे, बट आई थिंक वी विल स्टिक टू बिग कंपनीज. नाउ द सेकंड पॉइंट अबाउट कैप्लिन पॉइंट लैब्स, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये स्टॉक हमेशा आता है मेरे कि शॉर्टलिस्ट होता है, बट मुझे कंफर्ट नहीं आता बिकॉज आई हैव रेड 2-3 न्यूज़ में मतलब पढ़ा था मैंने कि थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई द स्टॉक फेल डाउन वेरी मच. अभी वापस रिकवर वगैरह हो गया है. सो फिर मुझे लगा यार इट्स बेटर कि स्मॉल कैप कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं होता. एक तो स्मॉल कंपनी होती है तो इतने ज़्यादा डिस्क्लोजर्स या फिर न्यूज़ में कवर नहीं होता, वो कभी मिलता नहीं है इन्फॉर्मेशन, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भी ज़्यादा होते नहीं है, एनालिस्ट कॉल भी काफ़ी कंफर्टेबली होते नहीं है वो. तो दैट्स वाई वी ऑलवेज सजेस्ट टू अवॉइड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स डायरेक्टली ओनिंग until unless you are able to track that particularly quite vigilantly. So वो अगर आप कर पाते हो तो आपने करना चाहिए, अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टिक टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स. आई थिंक दे विल परफॉर्म मच बेटर than these direct stock, because आई एम नॉट सेइंग कि कोई नहीं कर सकता, बट अगर कुछ 2-3 कॉल गलत हो गए तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का अल्फा या क्या पूरा रिटर्न ही वो खराब कर देता है. तो इट्स बेटर कि टू स्टिक टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी. सो आई थिंक फंड्स विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू. Mr. Harsha is asking, I wish to ask, while we are analyzing companies for long-term investment, how important is free cash flow growth compared to other factors? I'm a bit confused if companies have very good profit growth or EPS growth in the past 10 years, sales have grown as well, debt is low, however their free cash flows over 10 years are low. Are these companies good to invest? So majorly you are asking about the free cash flow thing, और उसमें growth होनी चाहिए क्या. So now we will have to see कि अगर free cash flow positive है तो it's a good sign. जरूरी नहीं है कि free cash flow बढ़ता ही रहना चाहिए. अगर free cash flow positive है, वो जो retained earnings है that the company is reinvesting and that reinvestment is generating very good return. So हमने एक I think वीडियो भी बनाया था, उसमें वॉरेन बफेट के जो रूल्स थे वहाँ पे कंपाउंडिंग मशीन्स दुनिया में कि वहां वो रिटेन्ड अर्निंग्स रख के उस पे वही ग्रोथ देने की कोशिश करते रहे, एंड उसका रिजल्ट होता है फिर आपके इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड सेल्स, इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. तो दैट इज ओके, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है और वो पैसा वापस देते जा रहे हैं, सो व्हाट इज द पॉइंट. सो व्हाट आई ऑलवेज फील कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज
सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे प्रॉफिट नहीं दिखने चाहिए, इवन हार्ड कैश वो अकाउंट्स में भी आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वो चीज अगर हो रही है, जो इसीलिए फ्री कैश फ्लो का पॉजिटिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में वो री इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल यूज करेंगे तो आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट दे आर शोइंग दैट कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रख के पैसा इन्वेस्ट करके उस पर अच्छे रिटर्न्स लाके प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रो करना, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। तो ये आपने हमेशा देखना चाहिए कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो and very good profit growth and very good net revenues growth. So I think that is a very good combination. I don't think there should be any problem. Mr. Dinesh Reddy is asking, so sorry, we forgot to take the super chat. So Airtel is losing subscribers, so can we hold this particular company? So टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है अभी, अगर आप रिसेंटली देखोगे तो जिसमें जियो ने एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस शिफ्ट किया है, बट उसका मेन लूजर रहा है वोडाफोन आइडिया। नाउ अगर हम लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं तो वहां पे निगेटिविटी खत्म हो गई है, एटलीस्ट सब्सक्राइबर बेस पे फॉर एयरटेल। दे हैव स्टार्टेड एडिंग न्यू कस्टमर, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। एक 12 से 13 साल का कंसोलिडेशन, मतलब 500 रुपए तक स्टॉक गया था इन 2007, उसके बाद अभी गया है वो 2020 में 500 रुपए के ऊपर। सो एक 12 से 13 साल का कंसोलिडेशन भारतीय एयरटेल ने खत्म किया है, एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक कि देयर विल बी अ ड्यूओपोली ऑफ भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो। दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप वोडाफोन आइडिया अफ्लोट। सो वी डू नॉट नो कब होगा वो, कैसा होगा। सो वहां पे वोलेटिलिटी चलती रहती है वो सारी चीजों की, बट ये अभी आई थिंक दे हैव आई थिंक बोथ द प्लेयर्स नो कि अभी प्राइस वॉर करके मतलब नहीं है। नाउ वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। एक ARPU का हमने वीडियो बनाया था, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का फॉर ऑल सब्सक्राइब टेलीकॉम कंपनीज। तो वहां पे हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है, क्यों वो अपनी प्राइस अभी यहां से बढ़ाएंगे, एंड दे विल नॉट हैव अ प्राइस वॉर। वोडाफोन आइडिया बढ़ाएगा बिकॉज उनको रहना है, मतलब सर्वाइव करना है। भारती को अपना जो भी डेट है उसको कम करते करते जाके ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना है, एंड जियो को उनके वैल्यूएशन जस्टिफाई करने हैं। सो नाउ द प्राइस वॉर इज ओवर, एंड दे हैव क्लियर विजन कि भाई हमें यहाँ से रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाते जाना है, एंड दैट्स हाउ आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू ग्रो। गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दीज प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट भी अभी ज्यादा कुछ कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल करने पे नहीं दिमाग लगाएगा, बिकॉज उनको भी ऑप्शंस करने हैं। तो 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होंगे, वहां से भी पैसा आएगा गवर्नमेंट को टू स्पेंड मनी ऑन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक द वॉर इज ओवर नाउ, and now I feel the growth years are going to come. I will not be surprised these companies are going to give you very handsome returns, at least double digit compounding returns in coming 5-10 years. So we should be quite hopeful for this. I think now we'll take super charts only. So Mr. Dilip Singh Chaudhary is asking, what is your opinion on Kale Solutions? So the company is good. There is no doubt about that. It's a small cap company. The same factors applicable like Zensar and all those things. So small companies, the operating profit margins are little strained. But I think overall, there is nothing negative about that. We noted your point that you want to have some kind of video on Kale Consultants, so definitely we'll do that in I think coming weeks only. We will do that, and we will have a small video of 15-20 minutes on Kale Consultants. And your problem, I think because I don't have all the information handy, and I should not say that कि मेरे पास सब information है, but I have heard about this company. There are a lot of positive views also on this company, so definitely I'll analyze this company and release the video also for you. And because earlier also a lot of people asked about clear Kale Consultant Solutions, so definitely we'll make that. Now the next question is Mr. Sachin Patel is asking future of Woot and Z5 like Netflix. तो मतलब Netflix के साथ तो कंपेयर नहीं करना चाहेंगे हम उसे। I think Netflix is a big company all over world, उसका presence है। Woot and Z5, I think Z is एक्चुअली ये Z5 का एक प्लेटफॉर्म है जो हमें लगा था कि Z एंटरटेनमेंट को काफ़ी ऊपर उठा सकता है, बट द प्रॉब्लम्स विद द कंपनी, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, फिर उनका स्टेक कम होना, फिर उनका अटेंशन डाइवर्ट होना अदर इश्यूज पे, और उसके चक्कर में हमें लगता है कि बहुत
खराब सिचुएशन ये देख रहा है। अगर आप लोग फायर स्टिक यूज़ करते हो, अमेजॉन फायर स्टिक, और उसमें आप अगर Z5 का ऐप यूज़ करते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना ही सर्विस के इश्यूज है इनके पास। सो आई थिंक ये स्मॉल प्लेयर्स कंसोलिडेट हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। आने वाले समय में कोई इनको एक्वायर वगैरह कर सकता है। सो आई एम नॉट दैट पॉजिटिव ऑन दीज कंपनीज, और वैसे भी डायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट से रिलेट तो नहीं हो सकती है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड, अगर इनकी पेरेंट कंपनीज लिस्टेड भी है तो उनको। Mr. Govind is asking, what is the point of investing in Reliance Industries? I won't get benefit of Geo and Retail since you say it will be separate IPO. So definitely there is no doubt about it. But अगर इंडिया में लिस्ट होती है दोनों कंपनीज तो definitely I think you can go and directly invest into Geo and Retail's IPOs. बट अगर इंडिया में लिस्ट नहीं होते हैं तो फिर आपके पास एक ही सोल्यूशन अवेलेबल है, एंड दैट इज टू होल्ड दीज कंपनीज थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी जो वैल्यूएशन रहेगा, आई थिंक 20% का एक डिस्काउंट रहेगा। अगर एग्जांपल जो आज के प्राइसिंग चल रही है, लाइक 5 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जियो का, 7.7 लाख करोड़ रुपीस मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस रिटेल का। ये अनलिस्टेड स्पेस, मतलब जियो तो हमें कंफर्म हो गया बिकॉज दीज बिग प्लेयर्स हैव कम, बट अनलिस्टेड स्पेस में रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन है 7.7 लाख करोड़ रुपीस का। सो दोनों का अगर हमने मिला दिया तो अराउंड 12.7 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसपे 20% का अगर हम डिस्काउंट लगा देते हैं तो अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीस का, आई अंडरस्टैंड इट्स एन यूफोरिया, बट 10 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ से हो सकता है, और 2-3 लाख करोड़ रुपए का उनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस का वैल्यूएशन हो सकता है। सो दैट्स वाई कि ये सिचुएशन में आई थिंक ये वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं। सो अगर लिस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली वन शुड गो एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू दीज स्टॉक्स। अगर नहीं लिस्ट होते या बाहर लिस्ट होते, सो वी डू नॉट हैव एनी चॉइस बट टू इन्वेस्ट इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज मेन स्टॉक। सो दैट इज द प्रॉब्लम। Next question is Mr. Sachin Patel is asking, D-Mart is falling because of Reliance Mart. So D-Mart का एक तो रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड खराब ही आने वाले थे बिकॉज बहुत सारे उनके स्टोर्स ओपन ही नहीं हुए, और जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला जो बिजनेस है, अपैरल बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो तो इसेंशियल में कंसिडर ही नहीं किया गया, इसलिए वहाँ पे बिजनेस ही नहीं हुआ। उसके चक्कर में रिजल्ट्स खराब आए। दूसरी बात, मार्च मंथ में ये जो स्टॉक था ये टी कैटेगरी में हो गया था, उसकी वजह से 5% का सर्किट लग रहा था ऊपर और नीचे का, उसके चक्कर में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ में ऊपर नीचे 5-5% होता रहता था हमेशा, तो एक कंटिन्यूअस फॉल हमने इस स्टॉक में देखा नहीं। एंड नाउ विद द ओपन थिंग, अभी आई थिंक टी ग्रेड से भी निकाल दिया गया है, सो वहाँ पे फॉल पॉसिबल है। ऊपर से फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो डिस्कशन चल रही है स्टॉक आने वाला है, तो वहाँ से भी एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। आई थिंक इट इज़ अ हेल्दी साइन दैट दिस स्टॉक इज करेक्टिंग बिकॉज these 130 in 140 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं सस्टेन हो सकते। वी अंडरस्टैंड कि these are difficult times because अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, बट स्टिल अर्निंग्स आर अर्निंग्स एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी निगेटिव ऑन निफ्टी ऑल्सो कि ये क्या 28-29 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल अगर सिचुएशन इतनी खराब है, आप 100 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे नहीं ट्रेड कर सकते, तो वहां पे करेक्शन एक्सपेक्टेड ही था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकलिटी वो नहीं हुआ था। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर ये थोड़ा बहुत और भी ज्यादा हो सकता है आने वाले समय में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Chandrasekhar Vaidya is asking, will it be possible to tell us at what level should we enter and what level should we exit? तो आई थिंक मैंने ये कवर कर दिया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू द लेवल्स। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव सीन 7,500, वी आर करंटली ट्रेडिंग एट 10,900, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एसेट एलोकेशन में चेंजेस आप कर सकते हो। जिन लोगों को लगता था कि बहुत मार्केट गिरा है, वहाँ पे उनके लिए गोल्डन एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो अगर बैलेंस्ड है तो फिर ठीक है, मतलब आई थिंक वो तो फिर आपका रेगुलर एसेट एलोकेशन का मॉडल चलाते रहिए। बट अगर बैलेंस नहीं है तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है। निगेटिव नंबर्स के साथ कंसोलिडेशन मार्केट में आज नहीं तो कल होगा ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहीं पे रहेगा मार्केट। हाँ, इन बिटवीन वैक्सीन वाला न्यूज आ गया तो आई थिंक देयर विल बी सम चेंजेस, सो दैट कुड हैपन। Mr. Munish is asking, is bear market over or should we wait for a dip for fresh investment? Bear market is over.
तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ बेयर मार्केट इज ओवर, बिकॉज ऊपर से नीचे 20% आता है मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। अगर नीचे से रिसेंट लो से मार्केट 20% ऊपर आ जाता है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। अभी वो वहाँ के 40% ऊपर आ चुका है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट इन बेयर मार्केट एज पर द डेफिनेशन, डेफिनेट, बट वी आर इन इकोनॉमिक स्लो डाउन, वी आर इन रिसेशन। व्हाट इज रिसेशन? 2 क्वार्टर में अगर निगेटिव ग्रोथ रहेगी तो रिसेशन में आ गए। सो दैट्स वाई आई थिंक यहाँ पे एलोकेशन आपके फाइनेंशियल एंगल से, गोल्स के हिसाब से करनी चाहिए अपने। अगर लॉन्ग टर्म का है आपके पास होराइजन, तो आई थिंक थोड़ा एलोकेशन आप कर सकते हो। 20-30% का एलोकेशन लेके भी आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। जल्दी हम एक इंटरेस्टिंग स्टडी भी प्रेजेंट करने वाले, जहाँ पे इक्विटी का अर्निंग्स यील्ड और डेट का अर्निंग्स यील्ड का एक मॉडल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले। आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन आइडिया कि क्या एलोकेशंस होने चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज इन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आउट ऑफ मतलब ही इज इन दुबई, तो उसके साथ बहुत बार बात होती थी, तो वो एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश हुई है। तो वी विल शेयर द रिजल्ट्स ऑल्सो विद यू। So definitely, I think it will be very interesting for you people to analyze and manage the things. Now the next question, what is the future move for DMart? I think consolidation should happen. I will not be surprised DMart touches 1700-1800 levels also, because that was expected as per the market fall which happened in the month of March, April. उसके बाद रिकवरी हुई है, बट ये एक ऐसा स्टॉक था जो वहाँ के वहीं रहा, अराउंड 2000 to 2400 के बीच में ये होवर करता रहा। सो ज़्यादा करेक्शन वैसा देखा नहीं है। 1800, 1700, 1800 के बीच में कंसोलिडेट होना चाहिए स्टॉक ने, बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव न्यूज़, एटलीस्ट अभी तक तो कुछ आई नहीं है। सो लेट अस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. AK is asking why there is rally in Starlight Technologies. So Mr. AK, it's better to avoid these kind of stocks जहाँ पे बहुत सारे corporate governance के issues होते हैं, जहाँ पे कंपनी हमेशा बोलती है कि हमने प्लेज निकाल दिया है, फिर भी स्टॉक नीचे जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल ग्रुप के साथ ही प्रॉब्लम है, और वैसे भी वेदांता के साथ जो अभी एक्शन हुआ है, तो शायद एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो गए होंगे कि भाई ये कंपनी को भी डीलिस्ट कर सकता है वेदांत एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये ग्रेप वाइन्स है, मार्केट स्पेकुलेटर्स है, ऑपरेटर्स है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी आपको कंफर्ट आता है, वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट आता है, फाइनेंशियल्स पे भी कंफर्ट आता है आप लोगों को। ऐसे स्टॉक्स आप लोगों ने देखने चाहिए। दैट्स व्हाट आई अर्ज यू पीपल टू लुक एट। Mr. Karan is asking what is your view on NTPC? So overall I think it's a good PSU company. नो डाउट अबाउट इट कि मतलब अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अर्निंग की ग्रोथ की विजिबिलिटी भले ही इतनी ना ज़्यादा हो, बट आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग आउट काइंड ऑफ कंपनी। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो अगर आपका है, या फिर आप वैल्यू पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक एलोकेशन थोड़ा बहुत वहाँ पे रख सकते हो, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सर्ज एंड ऑल दोज थिंग्स एंड वेरी हाई रिटर्न्स। आई थिंक एक अच्छा रिस्पेक्टेबल सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट का रिटर्न देने की कैपेसिटी ये स्टॉक रखता है। Mr. Gupta is asking, please tell us about Larsen and Toubro Infotech and Larsen and Toubro Technology Services. तो Larsen and Toubro Infotech पे एक डिटेल्ड एनालिसिस जल्दी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ योर क्वेरीज। वैसे देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर अराउंड 20%, जो एक ग्रोथ मोमेंटम में ये कंपनी नजर आ रही है, बिकॉज साइज बहुत छोटी है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप का बैकिंग भी है, और अभी जो एग्रेसिव एक मैनेजमेंट है, मिस्टर देशपांडे हो या फिर मिस्टर दास हो, तो वहाँ पे वो एक एग्रेसिवनेस लेके आ सकते हैं यहाँ पे और ज़्यादा। सो क्लाइंट एक्विजिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, और ये जो नई मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी रिलायबल है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेस छोटा है तो उस पर ग्रोथ लेना काफ़ी अच्छा पॉसिबल है उनके लिए। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई थिंक यू कुड मतलब एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बट रिसेंट रैली में हमें ऐसा लगता है सारी चीज़ें प्राइस इन हो गई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, मतलब TCS के लेवल पे वो ट्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से मार्जिन्स कम है, बट वैल्यूएशन लेवल काफ़ी इन्फ्लेटेड नज़र आ रहा है। सो एक कंसोलिडेशन अगर होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट बनने जैसा है। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस पर ज़्यादा एनालिसिस हमारे पास अभी तो हमने किया नहीं हुआ है,
बट ये दोनों रिक्वेस्ट आई हुई है, तो ये दोनों कंपनीज पे हमारा काम चल रहा है, एंड वी विल कम अप विद प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोज फॉर बोथ दीज कंपनीज इन कमिंग वीक्स. योर ओपिनियन ऑन NBCC. सो NBCC पे एज अ कंपनी काफ़ी अच्छा ओपिनियन था, बट ये रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हुए, फिर इनके गले सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, उसके चक्कर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जीक्यूशन सब प्रॉब्लम में आ गया. दैट्स व्हाट वी फील. तो ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ब्यूरोक्रेसी का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो गया अभी. सो आई विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक. भले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्ज वर्ज भी हो गया बीच में, बट आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. Mr. Manoj is asking, what is your opinion on Aditya Birla Capital? So overall, अगर वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से देखोगे तो एक वैल्यू स्टॉक बन सकता है, बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कि ये कहीं पे भी लीडरशिप पोजीशन में नहीं है. इतने ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज एंगल में है, ये म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला मनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में है, तो हर जगह पे ये प्रेजेंट है, बट कहीं पे भी लीडर नहीं है ये. दैट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो इसीलिए वैल्यूएशन हमेशा पीयर के कंपैरिजन में नीचे ही रहेगा इनके पास. हाँ, बट जो भी ग्रोथ वो देगा, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ जो वो दे सकता है, वैसे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सेक्टर में, बट एज अ कंपनी वो एग्रेसिवनेस हमें नजर नहीं आता है. दैट इज द प्रॉब्लम. अगर म्यूचुअल फंड में भी आप देखोगे, सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो हो रहे थे, बट उतने इनके ग्रो नहीं हो पाए. वी अंडरस्टैंड कि डेट मार्केट में, डेट फंड्स में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया इन्होंने, बट इवन इक्विटी साइड में भी आउट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं रहा, अल्फा इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ. तो आई थिंक उस वजह से थोड़ा स्लगिश ही रहेगा. इनकी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस होगा, ये एग्जैक्टली हमें लगता है रेप्लिका होगा कि इनके जो ग्रोथ रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी में. सो आई थिंक इट विल बी कंप्लीटली लिंक्ड. यहाँ पे कोई री रेटिंग होती हुई हमें नजर नहीं आती, तो एक एक्स्ट्रा एज जो मिलता है स्टॉक के परफॉर्मेंस में, वो मिलता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. Mr. Nikhil is asking, request Mr. Parimal to make videos on dairy industry stocks. So definitely I'll ask the team. But direct dairy वाले कोई ऐसे stocks, I think large cap या mid cap में तो नजर नहीं आ रहे. I think Britannia is one stock जो एक सुडो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है. आज के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया रहे ब्रिटानिया के. वैसे 117% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर. इवन सिक्वेंशियल ग्रोथ वाज आल्सो पॉजिटिव. तो ब्रिटानिया पे भी एक आई थिंक एनालिसिस बनता है इसके Q1 के रिजल्ट्स का. So that also we will present it to you. But pricing में already I think everything was priced in because 37-3800 पे stock पहुंच गया था. आज तो actually after such a good results stock has corrected. So market was expecting such kind of results. That's what we feel. Mr. Karan is asking, Geo Retail and Geo Network operations in India. So how can it list outside India? It can list. ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब वो नहीं कर पाएगा. पैसा रेज करने का वो सारा ये है. और बाकी अगर रेगुलेशंस को आप फॉलो करोगे प्रॉपरली, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. वन कैन लिस्ट. तो ऐसा कुछ मतलब देयर इज नथिंग लाइक कि वो लिस्ट नहीं कर पाएंगे. आई थिंक दे कैन लिस्ट. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो बाहर लिस्टेड है, जो इंडिया में बिजनेस कर रहे बट बाहर लिस्टेड है. तो नथिंग लाइक दैट कि वो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे. Mr. Mohit Bansal is asking, TV18 to be added at these price also already have, it is at 18 rupees. Is there any update on TV18 and Network 18 merger date? Why is the premium of Network 18 growing over TV18? And how Geo will add to TV18's profitability? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन है मेरा कि जो फोकस है मेजरली मिस्टर मुकेश अंबानी जी का, वो है रिटेल पे और जियो पे. सो अभी तक तो इसको कैसे और कितना बढ़िया तरीके से मोनेटाइज करना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. आप एक बात समझिए, मतलब इसको डायरेक्ट एडवाइस मत लेना, बट आई थिंक दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग केस स्टडी कि एक कॉन्ग्लोमरेट है और उनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है. ऑयल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है. और अगर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रखने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा मीडिया हाउस है, जैसे कि मिस्टर बेजोस के पास भी आई थिंक वॉल स्ट्रीट जर्नल या कोई कंपनी में उनकी ओनरशिप है, तो वहाँ पे उन्होंने वो ओनरशिप क्यों रखी है. सो आई थिंक एक मीडिया को प्रॉपरली एक अपने अच्छी छवि वहाँ पे रह सकती है. तो वहाँ पे खर्च हो सकता है, बट आई डाउट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी. सो आई एम स्टिल वेरी डाउटफुल अबाउट दैट. बट मार्केट कैसा है कि मार्केट रिएक्ट जब करता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, मतलब उनको लगता है कि अच्छा जियो के साथ हो गया तो सबके साथ ही वैसा होगा. सो दीज आर वेरी श्रूड बिजनेस पीपल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सी देम. सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे वो प्रमोटर का बहुत ज़्यादा फोकस है ना,
उस पर अपने दिमाग लगाना चाहिए। एक प्रमोटर का एक ऐसा कंपनी है जिसपे वो हाँ ठीक है यार ओके है अपने पास एक कंपनी, सो आई एम नॉट सेइंग ही विल नॉट फोकस ऑन दिस, आई एम नॉट सेइंग, बट अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो अभी मेजरली इट्स स्पेकुलेटिव मूव्स दैट आर हैपनिंग। आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेकुलेटिव मूव। इट्स बेटर कि जहाँ पे हमें विजिबल लग रही है सारी चीज़ें जो हो रही है, आई थिंक दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ अस, सो इट्स बेटर टू स्टिक टू देम। बाकी ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही स्टॉक में ही परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा है, सो ऑटोमेटिकली उसका एक इफेक्ट उसकी अदर कंपनीज पे भी, ग्रुप कंपनीज पे आता ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। So that positive impact has already happened. That's what I feel. Otherwise, I don't want to directly take ownership in that particular company. That's what I feel. Mr. Saddam is asking HDFC AMC valuation सही है लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो अगर यहाँ पे हम HDFC AMC के वैल्यूएशंस देखेंगे तो वहाँ ओनरशिप जो है उसकी अर्निंग विजिबिलिटी जो है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है, और एक नया सेगमेंट डेवलप होता हुआ ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक प्रॉपरली डेवलप होके, आई थिंक अभी लिस्टेड स्पेस में दिस इज द फर्स्ट कंपनी विच वी आर सीइंग। सो आने वाले समय में हमें लगता है कि विद द ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम ETF मार्केट, आई थिंक देयर विल बी सम चैलेंजेस, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम कि कितने साल लगेंगे उसको ETF मार्केट आने में, जहाँ पे इनके अर्निंग्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो वो अभी इमीडिएटली तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो फॉर सम टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ ये कंपनी दे पाएगा उस हिसाब से इस कंपनी की रिटर्न्स आ सकते हैं। सो दैट इज अगेन री रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी नहीं होगा फ्रॉम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी वांट टू से। हाँ, बट ओवरऑल आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे। हम पॉजिटिव है, अर्निंग विजिबिलिटी भी है और अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी भी है, बिकॉज द पेनिट्रेशन लेवल्स आर वेरी लो। सो जैसे जैसे पेनिट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, आई थिंक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाएंगे, तो इनका इनकम स्ट्रेट अवे परसेंटेज टर्म्स में वहाँ पे लिंक्ड है। तो वी फील कि ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यू कैन कंसिडर HDFC AMC, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। Mr. Chandrasekhar is asking, should we buy Vodafone Idea? No, I think we should not buy Vodafone Idea. Reason behind, because जहाँ पे uncertainty है, हमें पता नहीं है वो AGR dues कैसे पे करेंगे। Even the Supreme Court of India also saying the same thing. मेरा suggestion है it's better to avoid these companies। और आप मतलब जो players है, जो अच्छे players है, जो duopoly में जियो या फिर भारती एयरटेल, I think you should stick to those players rather than investing into this company. Mr. Rajesh Chokshi is asking your view on Hindustan Aeronautics Limited. A very good potential, but again a government organization जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रहेगी, और हम ऐसे फर्म से थोड़ा सा आई थिंक अवॉइड करना ही सही समझते हैं। इट्स बेटर टू अवॉइड दीज कंपनीज, दैट्स व्हाट वी फील। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ मेंबर्स के लिए लाइव सेशन करने की कोशिश की है, हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव सेशन करने की कोशिश की है। सो जल्द ही हम ये जो एक्सरसाइज है, आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट ये एक्सरसाइज हम हर हफ्ते करने की कोशिश करेंगे फॉर आवर चैनल मेंबर्स। तो वहाँ पे एक आधे पौने घंटे का एक डिस्कशन होगा। आप लोग क्वेश्चंस भेज के भी रख सकते हो, या फिर लाइव मतलब जो मेंबर्स है, ऑन चैनल मेंबर्स है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स है, मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स है, या फिर हमारे MF यदन्या के सब्सक्राइबर्स है, वो हमें जो अपना चैट बॉक्स है अपने वेबसाइट पे investyadnya.in, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। वहाँ से आपको वो क्वेश्चंस हम नोट डाउन करेंगे, वी विल ट्राई एंड कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इस बार हो सकता है थोड़े से रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आए, तो हम स्टॉक वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, तो वहाँ पे आपकी क्वेरीज वहाँ पे हैंडल करेंगे सारी चीज़ें। सो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, स्टॉकोमीटर ये एक नया फीचर हमने हमारी वेबसाइट पे लॉन्च किया है। तो उसके अंडर आप पूरे फाइनेंशियल्स देख सकते हो उस कंपनी के। फाइनेंशियल्स देख के उसके बाद हमने वहाँ पे रेटिंग्स भी रखी हुई है, उनके पॉजिटिव निगेटिव्स भी रखे हुए, और वो पॉजिटिव निगेटिव्स कोई एल्गोरिदम बिठाया नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर का एनालिसिस करके हम आपको देंगे वहाँ पे। जैसे कि आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा जो एक स्वॉट एनालिसिस वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो मेजरली वो नंबर्स पे होता है, एल्गोरिदम्स ने बोल के रखा होता है कि इतना ये नंबर को हाईलाइट करो, ये नंबर को हाईलाइट मत करो, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वी आर पुटिंग कंप्लीट मतलब इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर कि भाई पॉजिटिव्स क्या है कंपनी के, निगेटिव्स क्या है, उसकी रेटिंग्स क्या है,
अगर उस कंपनी को हमने डिटेल में एनालाइज किया होगा तो उसका वहाँ पे एक वीडियो भी बनाया होगा। अगर वो कंपनी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है, मतलब हमें अच्छी लगती है वो कंपनीज, तो उसके रिजल्ट्स भी जब आएंगे तो वो रिजल्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल करके देंगे आपको, कि हर जगह पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ हम उस पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी पे, सो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। वी लव टू डिस्कस इट विथ यू, वी लव टू चैट दीज थिंग्स विथ यू। ये सारी चीज़ें एक नया काइंड ऑफ सिलसिला हम शुरू करेंगे आप लोगों के साथ डिस्कशंस का। प्योर एंड प्योर कंटेंट ओरिएंटेड कंपनी है हम। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल जो वीडियोस है उस पर भी हमने एक चैनल मेरे नाम से ओपन किया है, परिमल आड़े, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पे सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी हम डिस्कशंस कर सकते हैं, कंसेप्चुअल रहेंगे, स्टॉक रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे डिस्कस होंगी आपके साथ। बट अगर कंसेप्चुअल वीडियोस आपको चाहिए तो वो वीडियोस हम हमारे परिमल आड़े के चैनल पे भी हम मतलब अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक अलग डिस्कशन हम कर सकते हैं। प्योर एंड प्योर कंसेप्चुअल डिस्कशन रहेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली विल कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स आल्सो, बट प्योर एंड प्योर जो एनालिसिस के वीडियोस बनाते हैं हम, जो करंट टॉपिक्स होते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ यदन्या पे ही बनाएंगे। तो ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, सो दैट हमारा ये डिस्कशन चलता रहेगा दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि ये एक नया एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।